नमस्ते एवरीवन। आज परफेक्ट लर्निंग हैशटैग समागम आपके लिए लेकर आया है चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग फ्रॉम द फ्लैमिंगो बुक ऑफ क्लास 12th। सो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बेसिकली ये चैप्टर दो स्टोरीज में डिवाइडेड है। पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज और दूसरी स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इनके अब हम कैरेक्टर्स की बातें करते हैं। फर्स्ट स्टोरी जो कि है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, उसके कैरेक्टर्स हैं पहला साहिब आलम और सिंपली हम उसे बोलेंगे साहिब, जो कि एक रैग पिकर है। दूसरा है ऑथर, हमारी ऑथर अनीस जंग। फिर अब हम थर्ड चीज जो उसमें मैंने मेंशन की है वो है ग्रुप ऑफ वुमेन। ये कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बस इनका एक दो डायलॉग आया है इसमें, एक डायलॉग आया है इस वजह से मैंने इन्हें मेंशन किया है। बाकी ये कोई इनका मेजर पार्ट नहीं है। वहीं जो दूसरी स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश, जो कि एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है, अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़ के कुछ अलग करना है क्योंकि ये उसका ड्रीम है। दूसरा कैरेक्टर है हमारी ऑथर अनीस जंग। इसके अंदर मुकेश की ग्रैंड मदर है। मुकेश की आएगा कि इसमें उसकी भाभी के बारे में भी बताया है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वहीं सविता एक गर्ल है जो कि बैंगल मेकिंग बैंगल बनाती है, पर जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं कि शायद तक उसे उस बैंगल का होली नेचर यानी वो कितनी सेक्रेड है वो नहीं पता है, कि वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है बैंगल एक मैरिड वुमेन की लाइफ में। सविता एक गर्ल है, इसके अंदर आया है सविता के बारे में। और ओल्ड वुमेन जिसके हाथ में बैंगल्स होती हैं बट उसके आंखों में उसकी आई साइट नहीं होती है। सविता, मुकेश ग्रैंड मदर एंड ओल्ड वुमेन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी चीजें आई हैं सविता के बारे में। ओल्ड वुमेन ने कुछ थोड़ा सा बोला है, ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा बोला है, इसलिए मैंने इन्हें इसके अंदर रखा है। The theme of this chapter, if we look about the themes of two different stories here, if we see individual themes, so the theme for the first story is the preference of the work which gives you sadness in life will take away your happiness. Means if you will engage in the things which you don't like, they will never give you happiness in life. And the second theme means of the second story is I want to drive a car. This means its theme is dream are most important thing to succeed in life. So these are the two individual themes, that dreams are the most important things, and if you don't have dreams you will not succeed in life, and if you have dreams it will help you to succeed in life. It is the key to success. So if we look upon the combined theme, so we come across a theme that is dreams are very important to break the God-given lineage which can't be broken easily. It means that dream is very important. If we have dream, we can break the God-given lineage. Means like the characters here are engaged in the things which their family is doing from generations to generations, and they are not getting good money from it, and the life is not very good with that profession. So to break that chain of getting occupied in the same occupation will be this problem will be sorted by dreams. तो ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रीम्स ही आपको इस चेन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं, किसी जॉब से खुश नहीं है, सो आपका ड्रीम जो आपको अच्छा लगता है अगर आप वो करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। सो दिस इज दिस थीम ऑफ दिस चैप्टर। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, the plot of the first story is
The author met a boy named Sahib who is a rag picker. She met him first when he was scrounging for gold in the garbage. She encourages him and made false promises to him. At the end, when she saw him, he was working in a tea stall. So basically, इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है अनीश जंग, ये एक बॉय से मिलती हैं जिसका नाम है साहिब. ये एक रैग पिकर है, यानी गार्बेज में से यूजफुल चीजें जो उसको लगती हैं उसे छाट के निकालता है और उसे या तो यूज करता है या फिर सेल ऑफ कर देता है. ये उसका फैमिली का आप कह सकते हैं जॉब है. उसकी पूरी फैमिली इसमें एंगेज्ड रहती है. जो हमारी ऑथर हैं ये साहिब से बहुत प्रॉमिस करती हैं. प्रॉमिस ये करती हैं, पूछती हैं पहले तो उससे कि क्या वो स्कूल जाता है और नहीं जाता है. तो वो उसे बोलती हैं कि अगर वो स्कूल खोलेंगी, अगर अनीश जंग स्कूल खोलेंगी तो क्या वो स्कूल में आएगा. तो ये वो उसे प्रॉमिस करती हैं, बट ये प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं. वो उसे बहुत बार देखती हैं और उससे बातें करती हैं और एंड में जब वो उसे देखती हैं तो वो एक टी स्टॉल पे काम करता है. वहीं जो दूसरी स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसका मेन कैरेक्टर है अ बॉय नेम्ड मुकेश who takes her means the author, to his home in slum. He introduced his family to the author and other people in the slum. She get to know about the harsh reality that these craftsmen face while making rainbow colored bangles. जब अनीश जंग मुकेश के साथ में उसके घर जाती हैं और वहाँ पे और लोगों से मिलती हैं जो कि बैंगल मेकिंग में इंगेज रहते हैं, उन लोगों से मिलती है तो उन्हें हार्श रियलिटी पता चलती है कि किस कंडीशन में लोगों को वर्क करना पड़ता है और उस इतने सब हार्ड वर्क करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता है और वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग उन्हें इंटरफेयर करते हैं. उन्हें लॉ इंटरफेयर करता है, उन्हें मिडिलमैन इंटरफेयर करते हैं, पुलिस इंटरफेयर करती है. ये सारी चीज़ें उनके इस इंडस्ट्री के लोगों को फेस करनी पड़ती है. ये सब इस स्टोरी का प्लॉट है. द समरी ऑफ द फर्स्ट स्टोरी, समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज. हमारी ऑथर जब पहली बार साहिब से मिलती हैं तो वो पूछती हैं व्हाई डू यू डू दिस. जब साहिब रैग पिकिंग करता रहता है तो ऑथर पूछती हैं उससे, तो साहिब बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम नहीं है. ऑथर बोलती हैं गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. वहीं साहिब उन्हें रिप्लाई करता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो. यानी मेरे आसपास मेरी लोकेलिटी में कोई स्कूल नहीं है, नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर वो बना देंगे तो मैं ज़रूर चला जाऊंगा. तो ऑथर बोलती है अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो साहिब तुरंत बोल देता है यस जरूर. फिर कुछ दिनों बाद साहिब वापस से दिखता है ऑथर को और वो पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन चुका है? तो हमारी ऑथर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती हैं और बोलती हैं टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने के लिए बहुत समय लगता है. फिर वो बताती हैं कि साहिब आलम, इसे वो कुछ मंथ से जानती हैं और बताती हैं कि इसका नाम है साहिब आलम, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. पर ऐसा तो है ही नहीं. जब उसे अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो वो सोचेगा कि उसके नाम का जो मतलब है वैसा तो वो है ही नहीं. फिर वो बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं रैग पिकिंग जो करते हैं ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह होते हैं, सुबह अपना काम करते हैं और नून में डिसअपीयर हो जाते हैं. फिर जब इन बच्चों को देखती हैं कि इन्होंने चप्पल नहीं पहनी है तो पूछती हैं व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? तो बच्चे बोलते हैं कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. एक उसमें से बोलता है कि मेरी मम्मा ने उसे टांड पे से नहीं उतारा इसलिए मैं नहीं पहन के आया. फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर उसकी मम्मी उसका चप्पल दे भी देती तो वो उसे फेंक देता. ये एक तरह से एक ट्रेंड है कि चप्पल नहीं पहननी रहती है बच्चों को इस वजह से.
फिर जो ऑथर हैं वो दूसरी स्टोरी बोलती है आई रिमेम्बर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक आदमी ने उन्हें, जो उडुपी से था, उन्हें बताया था कि एक यंग बॉय अपने स्कूल से टेम्पल गया, ओल्ड टेम्पल, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, और उसने फिर भगवान से ये प्रे किया कि ही वांट अ पेयर ऑफ शूज। जब वहां पे हमारी ऑथर 30 इयर्स बाद गई तो उन्होंने देखा कि जो अब तो टेम्पल बहुत ज्यादा लोनलीनेस जैसा लोनली हो गया है और सबमर्ज हो गया है अब वो टेम्पल, पर उसके बैकयार्ड में जहाँ पे प्रीस्ट रहते हैं वहां पे उसने देखा कि अ young boy dressed in a grey school uniform wearing socks and shoes arrived painting and threw his school bags on the folded bed। यानी जब उसने वहां देखा कि वो जो प्रीस्ट का घर था वहां पे एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था और उसके पैरों में शूज थे, तो उसे याद आता है कि उस एक बच्चे ने प्रेयर की थी, लेट मी नेवर लूज देम, अगर मुझे वो शूज मिल जाए तो मैं उसे कभी भी नहीं लूज करूं। तो उसकी प्रेयर को भगवान ने सुन लिया और आज उसकी जनरेशन्स के पास में शूज है, पर और कई रैक पिकर्स हैं जिनके पास में शूज नहीं है। इन बच्चों से बात करना हमारी ऑथर को सीमापुरी तक ले गया। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो कि दिल्ली की बाउंड्री पर है और फिर भी दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live there are the unlawful occupiers, यानी जो भी सीमापुरी में रहते हैं वो अनलॉफुली वहां पे रह रहे हैं और वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 से, यानी वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। ये सीमापुरी जो एरिया है ये वेस्ट लैंड था, तो यहाँ पे लोगों ने अब एक स्लम को डेवलप कर लिया है, उस वेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई करके एक स्लम बना लिया है। अब आप जानते हैं स्लम की कंडीशंस कैसी होती हैं, कैसे घर होते हैं, सीवेज नहीं होता है, रनिंग वाटर रहता है। यहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं और उन्हें यहाँ रहते हुए 30 इयर्स हो चुके हैं। उनके पास में आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास में परमिट नहीं है, पर उनके पास में राशन कार्ड है और उनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसकी वजह से वो अपने लिए ग्रेन्स को खरीद पाते हैं। फिर जो एक वुमेन का ग्रुप है जो कि ओल्ड और टॉर्न साड़ी में है, वो बोलती हैं इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन्स। यानी ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, इनके पास में खुद की जमीनें थी, ये फार्मर्स थे, पर जब वहां पे ये सब कुछ उनकी फील्ड से इन्हें ग्रेन्स नहीं मिले तब वो यहाँ आ गए और वो यहाँ पे इसलिए खुश हैं कि भले ही वहाँ पे उनके पास फील्ड्स थी पर वो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था, बट यहाँ पे उन्हें कुछ मिलता तो है, तो ये जगह उनके लिए अच्छी है। सो वो लोग मानते हैं कि अब उनके बच्चे यहीं पल बढ़ रहे हैं और उनके साथ में उनके पार्टनर बन गए हैं सर्वाइवल के, क्योंकि अब वो भी रैक पिकिंग करते हैं। यहाँ पे सब लोग रैक पिकिंग करके अपना गुजारा चलाते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी जो गार्बेज है वो उनके लिए सोने के जैसा है, क्योंकि वो उनको बहुत सारी चीजें दे देता है और उससे उनकी लाइफ चलती है। वो बोलते जो साहिब है बोलता है आई समटाइम्स फाउंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, यानी उसे गार्बेज में कभी कभी पैसे भी मिल जाया करते हैं। जो गार्बेज है, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फॉर व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी गार्बेज का मीनिंग अलग अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए ये एक वंडर के समान है, बहुत उनको फैसिनेटिंग लगता है, बहुत उन्हें एक्सप्लोरिंग लगता है। वहीं पे फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए ये एक सर्वाइवल के रूप में इसका मीनिंग है। फिर जब एक दिन विंटर मॉर्निंग में साहिब को हमारी ऑथर देखती हैं एक नियर बाय क्लब के, तो वो साहिब से पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जब वो दो यंग मैन को वाइट ड्रेस में ड्रेस्ड देख के उनका गेम देख रहा था। सो उसने बोला आई लाइक द गेम, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड,
द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग्स, यानी उसे ये गेम अच्छा लगता है और वो यहाँ पे इसके अंदर भी जाता है और झूला झूलता है क्योंकि गेट कीपर उसे अलाउ कर देता है। फिर जब ऑथर ने देखा कि साहिब के पैरों में टेनिस शूज हैं, सो उन्होंने पूछा कि ये कैसे, तो तुम्हारे पास कैसे आए? तो साहिब ने बोला समवन गेव देम टू मी। एक्चुअली उसे वो मिले नहीं थे, उसने वो उठाए थे क्योंकि उसके में से एक के अंदर होल था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग रिच हैं वो ऐसे नहीं पहनते शूज, इसलिए वो उसे मिल गए थे, बट वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने साहिब को देखा तो साहिब ने उन्हें बताया कि नाउ आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी वो चाय के स्टॉल पर काम करने लगा है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। अब मुझे 800 रुपीज मिलते हैं मेरी जॉब के बदले और मुझे सब समय का खाना भी मिलता है। तो हमारी ऑथर ने पूछा डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपनी जॉब अच्छी लगती है? तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बट ऑथर ये कंक्लूड करती है कि पहले उसके हाथ में वो बैग था, वो बहुत हल्का सा एक बैग जिसके अंदर वो अपनी रैक पिकिंग करता था, पर अब तो उसके पास में एक स्टील का कैनिस्टर है जो कि उसका खुद का नहीं है, वो टी स्टॉल के मास्टर का है। सो नाउ साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब जॉब करने लगा है, इसलिए अब वो एकदम वो केयर फ्री वाला साहिब नहीं रहा जो बहुत हंसता खिलखिलाता रहता था, क्योंकि अब उसके पास में वो स्टील का कैनिस्टर है। मीन्स नाउ ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब वो खुद का मास्टर नहीं है, वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है। सो अब वो खुद का मास्टर नहीं है, ये एक आयरनी है इसमें। सो ये स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी यहाँ खत्म होती है। Now the summary of the second story, I want to drive a car. ऑथर एक और बॉय के बारे में बताती हैं जिसका नाम है मुकेश। मुकेश कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, यानी मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, गाड़ियां ठीक करूंगा। तो ऑथर पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कुछ भी पता है कार्स के बारे में? तो मुकेश कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा कार कैसे चलाते हैं। फिर हमें ऑथर बताती हैं कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और फिरोजाबाद में बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि इंगेज्ड हैं बैंगल मेकिंग में, यानी यहाँ की अधिकतर फैमिलीज बैंगल मेकिंग का काम करती हैं और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक ही है। यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि बच्चों का इन फैक्ट्रीज में काम करना इलीगल है। और यहाँ पे कितने बच्चे काम करते हैं? यहाँ पे 20,000 चिल्ड्रन काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि बच्चों के लिए ये सब इलीगल है। और इस इंडस्ट्री का माहौल कैसा रहता है वो भी उन्होंने बताया है कि इट हैज़ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और डिंगी सेल्स होते हैं, यानी बहुत छोटी छोटी जगह रहती है, कमरे बहुत छोटे होते हैं जिसके अंदर एयर और लाइट नहीं होती है। इससे आंखों की रोशनी, आई साइट जाने का खतरा होता है, लाइफ थ्रेट्स होते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल भी ये अच्छी जगह नहीं है वर्क के लिए। सो ये सारी चीज़ें ऑथर ने हमें स्पेसिफाई की है। फिर मुकेश ऑथर को अपने घर लेके जाता है। स्लम में एक हिलते डुलते हुए गेट वाले घर में लेकर जाता है, जिसे वो बहुत खुशी से कहता है कि ये मेरा घर है। वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वो देखती है कि किचन जैसा सेटअप है, वहाँ पे फायर स्टोव है, डेड ग्रास का बना हुआ एक फायर स्टोव है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल रखा है जिसमें स्पिनिच लीव्स उबल रही हैं और ग्राउंड पे एल्यूमिनियम की प्लेट रखी है जिसके अंदर सब्जियां कटी हुई धरी हैं और एक बहुत यंग वुमेन वहाँ कुकिंग कर रही है जो कि जिसकी आंखों में धुआं जा रहा है और वो
जो मुकेश है उसके भाई की वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है, जो कि बहू है उनके घर की। सो जैसे ही मुकेश के फादर वहां पे आते हैं तो वो अपना सर कवर कर लेती है अपने पल्लू से, जिसे वेल कहा गया है इसमें। और ऑथर ने ये स्पेसिफाई किया है कि मुकेश की फैमिली में 3 मेल मेंबर्स हैं, जो कि खुद एक मुकेश है, मुकेश का भाई है और मुकेश के फादर हैं। इसके बाद में ऑथर बताती हैं कि जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यानी जो उनके कर्म है वही उनकी डेस्टिनी है। उन्हें जो कुछ भी आता था वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। उन्हें बैंगल मेकिंग आती थी, उन्होंने बैंगल मेकिंग अपने बच्चों को भी सिखा दी। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो उनकी लाइन गॉड गिवन लाइनेज है वो कभी भी ब्रोक नहीं हो सकती, यानी वो इसके अंदर ट्रैप ही है, क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, पर फिर भी इसके अलावा उन्हें कुछ करते आता भी नहीं है। फिर वो सविता के बारे में बताती हैं, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैग पिंक ड्रेस, जो कि पिंक कलर की ड्रेस में है। वो एक एल्डरली वुमेन, थोड़ी जो एज है इनकी, एजड वुमेन के साथ में बैठी है और वो सोल्डर कर रही थी ग्लास को, बैंगल्स को। जो हमारी ऑथर है वो बोलती हैं कि शायद इसे पता नहीं है इन बैंगल्स की इम्पोर्टेंस, कि इन बैंगल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। इट इज द सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी ये जो बैंगल्स को ये बना रही है, इसे ये नहीं पता है कि ये बैंगल्स कितना इम्पोर्टेंस रखती है एक मैरिड वुमेन की लाइफ में। वहीं जो उसके पास में बैठी हुई थी एजेड वुमेन, वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इट मीन्स कि वो इस काम में इतना अपने आप को झोंक देते हैं, पर फिर भी उन्हें पैसे हाथ में नहीं लगते और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और वो इवन उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है ढंग से। और वो बोलती हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन। जो वो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे बैंगल बनाते ही आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और मैं जो भी कर सका वो बस ये एक घर बना पाया हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो ऑथर इन्हें बोलती है कि आप लोग कोऑपरेटिव्स फॉर्म कीजिए और ऑर्गेनाइज हो जाइए। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे ना, तो ये पुलिस वाले ये सब हमें जेल में डाल देंगे, कुछ ना कुछ करके हमें इलीगल साबित कर देंगे। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty। जो हमारी ऑथर है उन्होंने 2 वर्ल्ड देख लिए यहाँ पे, कि पहला तो जो फैमिली है वो एक वेब में ट्रैप्ड है, जहाँ पे स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जो उनके ऊपर एक स्टिग्मा, एक टैग लगा दिया है जिसने कि वो बैंगल मेकर्स की फैमिली के हैं, तो सिर्फ बैंगल्स ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और उस एक ये तो वेब हो गई, और दूसरी वेब ये कि वो एक ऐसे सर्कल में फंसे हैं जहाँ पे साहूकार हैं, मिडिल मैन है, पुलिस वाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे लोग हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हैं और उन्हें कोऑपरेटिव्स वगैरह फॉर्म नहीं करने देते हैं। फिर वो मुकेश से पूछते हैं, क्या तुम डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो मुकेश कहता है नो, क्योंकि उसने सिर्फ कार्स को ही रोड पे देखा है, उसने प्लेन्स को नहीं देखा, और फिरोजाबाद के ऊपर से भी बहुत कम प्लेन्स निकलते हैं, सो इस वजह से उसका ड्रीम वो नहीं है। So the important lines of this chapter are: first, garbage to them is gold. Then garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Third, it symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage.
The moral of this story is dreams are very important in one's life as it gives you a set plan to do something and to become someone with unique identity. ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी की लाइफ में क्योंकि ये उसे एक सेट प्लान दे देते हैं कि उसे क्या करना है और अपनी लाइफ में कुछ अलग बनना है, अपना नाम बनाना है. सो दिस इज व्हाई ड्रीम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट मैंने इसके अंदर सारे पॉसिबल पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है. जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने इसके अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया है, मोरल और थीम, प्लॉट, सब कुछ. So if you like this video, so please press like, comment, share and do subscribe my channel. Thanks for watching.